हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी कर रहे थे, है ना। हिस्ट्री क्या कर रहे थे हम लोग। मॉडर्न इंडिया में घुसने के लिए क्लास 8 के एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं ताकि आपको मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम भी समझ आ जाए। तो आप यहाँ बेसिक चीज़ों को समझिए कि हमने ऊपर ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। गृह विभाग को जो रिपोर्ट भेजी गई इसमें कितनी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं थी, इसको पढ़ा है ना। बम्बई और अन्य क्षेत्रों में क्या हो रही थी, कैसा नियंत्रण था, सैनिकों का क्या रोल हो रहा था 1947 भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये हमने पढ़ा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम किस तरह जानते हैं। ठीक है, आपने अगर ऊपर की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी पीवाई की जरूर करिए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे मेंस में और पीटी में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। ये पूरा बेसिक है आपका। ठीक है, आपको बहुत समझ आएगा इसमें। देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी आपके विचारों को आपके ही द्वारा खोजने का प्रयास करता है कि आप कैसे खुद को ही वो चीजें समझा पाए कि उस वक्त क्या चल रहा है। इसलिए आपको डायरेक्ट रिपोर्ट पढ़ाने को दिया गया था। यहाँ समझिए, उसमें कुछ सोचना नहीं, आप सिर्फ पढ़ते चलिए और कुछ नोट्स लिखते चलिए साथ में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे, कुछ व्यक्तित्व का नाम आए, तो जैसे जेम्स मील ऊपर में आया तो उसका नाम आपने लिखा होगा। आप नोट्स बनाते होंगे हर चीज का। देखिए हम किस तरह जानते हैं ना, हम किस तरह जानते हैं। हम लोग भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत में हम लोग जान रहे हैं कि क्या है। देखिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लेखन के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या करें, स्रोतों को पढ़े। हम लोग स्पेक्ट्रम में भी स्रोत पढ़े ना, तो इस तरफ से हम लोग क्या करें, 250 साल का इतिहास को जो लिखते हैं, 250 साल, पिछले 250 साल का इतिहास जब लिखते हैं तो उनका हम स्रोत होता है ना, कुछ स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। देखिए प्रशासन क्या करता है, अभिलेख तैयार करता है। जैसे प्रशासन की अच्छा प्रशासन चल रहा है कि नहीं, प्रशासनिक रिपोर्ट होते हैं, वो सब क्या करता है, अभिलेखों के द्वारा तैयार करता है प्रशासन। ठीक है, तो उससे हम लोग स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो जो अंग्रेजों द्वारा जो शासन किया जा रहा था, तो उस टाइम जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, सरकारी डाटा में जो रिकॉर्ड्स उपलब्ध हो रहे थे, वो क्या है, इतिहास को लिखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो जाएगा। आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में 250 सालों के इतिहास को लिखने के लिए अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गुड गवर्नेंस में हम लोग सीखते हैं कि चीजों को लिख लेना बहुत बेहतरीन होता है। जैसे आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ बेसिक एग्जांपल समझिए कि चीजों को आप साथ साथ लिखते चल रहे हैं तो कितना क्लियरिटी आ रहा है आपको, वो चीज याद रहती है। यही चीज इतिहास लेखन में भी है। उसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच, सिफारिश, है ना, साफ सफा लिखना जरूरी है। ठीक है, साफ साफ लिखना जरूरी है कि किन किन सहमति में सहमत हुआ गया है, जांच क्या क्या हुआ है, नीतिगत फैसले क्या योजनाएं क्या क्या लाई गई, निर्देश क्या है, उनको लिख लेना ही बेहतर काम होता है। ठीक है, उसे हम लोग को सीखने को मिलता है। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और उस पर वाद विवाद किया जा सकता है। बात समझ रहे फ्रेंड्स। अगर लिखित में मिल जाएगा, पारदर्शिता होगा, तब तो उस पर हम लोग वाद विवाद कर पाएंगे। अगर पारदर्शिता नहीं होगा तो गुड गवर्नेंस नहीं कहलाएगा, है ना। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। क्या क्या हुई यहाँ समझिए, आप पढ़ते हैं ज्ञापन, ठीक है, और टिप्पणी और प्रतिवेदन, ये सब चीजें, वाद विवाद भी, ठीक है, ये सब क्या है कि ये चीजें यहाँ की संस्कृति पैदा होने लगी। इस प्रकार से हम लोग उस पर ये चीजें कुछ कुछ लिखने का परंपरा आया, टिप्पणी देने का परंपरा आया, प्रतिवेदन करने का परंपरा आया और वाद विवाद भी इससे उभर कर आया। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों को और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। देखिए उन्हें लगता था, और बहुत बेहतर चीज है ये कुछ चीजें हमें उनसे सीखनी चाहिए। हम हर बुरी चीजों से भी कुछ चीजें सीख लेते हैं, क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट हैं, हम लोग सब चीज को एज इट इज लेना पसंद करते हैं, वहां से सीखना पसंद करते हैं। तो अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज, जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे। तो क्या किया गया था कि जितने भी आपको शासकीय संस्थान थे, वहां क्या किया गया था, एक अभिलेख कक्ष भी बना दिया गया था ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाए। ये हम आज भी करते हैं। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग सेपरेट रूम सबका रहेगा, तो क्या होगा, मिक्स होने का डर नहीं रहेगा और एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता चला जाएगा टाइम पीरियड के अनुसार। आप पुलिस स्टेशन में काम करते तो आपको वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, एक डॉक्यूमेंट्स का रूम रहता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग सीखते हैं अंग्रेजों से। ठीक है, तहसील का दफ्तर रहेगा। आप अगर कलेक्टर बनने का तैयारी करें तो फ्रेंड्स आपका भी एक डॉक्यूमेंट्स का एक रूम रहेगा, आपका भी वहां जाके देखिएगा। ठीक है, कमिश्नर के दफ्तर में, कमिश्नर में बताया ना, ये चीज पुलिस ऑफिसर्स के दफ्तर में भी रहेगा।
प्रांतीय सचिवालय में भी रहेगा और कचहरी कोर्ट कचहरी में तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है, कि किसको क्या फांसी मिला, किसको कौन सी सजा मिली, किसको माफी मिली है, ये सब रहेगा, तभी तो वाद विवाद या प्रतिवाद कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम लोग आंसर राइटिंग में करते हैं ना, कचहरियों के ही तो कुछ जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो आते फैसले उसको हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते, क्या होता है, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते, ठीक है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव, क्या आर्काइव, ये सब शब्द आप साथ साथ लिखते चलिए। आर्काइव का क्या अर्थ होता है, अभिलेखागार। और संग्रहालय जैसे संस्थाएं बनाई जाती है, संग्रहालय में संग्रह किया जाता है सभी फैक्ट्स को। यहाँ देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में 19th सेंचुरी का जो स्टार्ट पीरियड था, उस टाइम में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देखा जा सकता है। आपको पता है फ्रेंड्स, जो विदेशों में भी रखे गए जो ये अभिलेख हैं, उसे भारत सरकार मंगवा रही है अभी भारत में, बहुत जरूरी है। और सारे फॉर्म्स को क्या किया जा रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल भी किया जा रहा है। आप जाके अभिलेखागार पोर्टल में जाके आप देख सकते हैं, सारे चीजों को डिजिटली किया जा रहा है, क्योंकि जो पेजेस होते हैं उसका खराब होने का संभावना और चूहों द्वारा कुतरा जाना और बहुत सारी चीजों को घटनाएं जिससे नुकसान पहुंच जाता है, वो होने का ज्यादा खतरा है। इसलिए क्या है, अमेरिका ने ये चीज कर चुका है, भारत भी इसको कर रहा है। आप ये करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा को जो भेजते थे पत्र ज्ञापन और ये सब, उसको क्या किया जा रहा है, अभिलेखागार में आज भी आप दे सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। जो उन जिला अधिकारियों द्वारा जो दिया गया नोट्स है उसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश को सुझाव देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत के सालों में इस दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई गई जाती थी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ऊपर वाले पोस्ट के लोग हैं, जो नीचे को कमेंट ये आपको बताते सलाह देते हैं, वो सब आप क्या कर सकते हैं, सुझाव देते हैं, वो सब आप वहां पे देख पाएंगे, वो सब लिखित फॉर्म में होता है। और ये जो है आपको 19वीं सदी की शुरुआत में इसकी बहुत सारी कॉपियां भी बनाई गई ताकि ये खो न जाए। बात समझ रहे हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उस टाइम पीरियड के बारे में आपको जानने को मिलता है। इतिहास लेखन में ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, उसके कौन लिखते थे, खुशनवीसी। देखिए इसको लिख लीजिए, ये कीवर्ड्स है ना, खुशनवीसी के माहिर, इसका संबंध किससे है, तो अभिलेखों का नकल लिखने वाले लोगों से संबंध है, ठीक है। खुशनवीस या सुलेखनवीस, ये सब आप कीवर्ड्स लिख लीजिए साथ में। खुशनवीस या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे 19वीं सदी के माध्यम तक। छपाई, तो इसका संबंध छपाई से था और ये सुंदर ढंग से लिखते थे, ये आप याद रखिए, ये चीज को आप लिखिए नोट्स में, ये प्रीलिम्स में पूछने का संभावना इसका बन जाता है, इसको लिखिए, ठीक है। छपाई में आपको आता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में कुछ चीजें होती है जो डायरेक्ट पूछ लिया जाती है, ठीक है। आइए देखिए, अच्छे राइटिंग से लिखते हैं, तकनीक का फैलने लगी है ना, ये तकनीकें फैलने लगी है फ्रेंड्स। आप देखिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, 19वीं सदी के मिड आते आते छपाई का जो तकनीक है फैलने लगी। सबसे पहले छपाई आपको पता है, इतिहास में आप पढ़ते हैं कि चाइना से शुरू हुआ और ये 19वीं सदी तक क्या हो गया, फैलने लगा। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों का पर दस्तावेज कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी, ठीक है। एक फैक्ट्स को कई कई प्रतियां, डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी टाइप से, क्यों, छपाई के कारण ये चीज होने लगी मिड तक आते आते 19th सेंचुरी का। आप इसको देखिए, चित्र को आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए, आपके पास बुक है तो वहां देखिए, ठीक है, क्या समझिए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है, ये आपने स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा है ना। ये 1920 सेंचुरी में बनाया गया है, ये देखिए भारतीय अभिलेखागार, ये चीज नई दिल्ली में स्थापित, इसको देखिए, कभी जाने का मौका मिले तो जाइए। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इस संस्थानों का कितनी भारी महत्व था। आप समझ सक रहे हैं फ्रेंड्स की जो अभिलेखागार थे ये वाला और संग्रहालय जो था, ये दोनों को आपको दिल्ली में बनाया गया और कहाँ, वायसराय के निवास के नजदीक बनाया गया, ताकि वायसराय का जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो जाके आसानी से देख पाए या जमा वहाँ पे ये जमा कर पाए, वहाँ पे संभाल कर रख पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे लोग डॉक्यूमेंट्स को बहुत सहेज कर रखते थे। आप उनसे ये सीख सकते हैं, हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। आप यहाँ देखिए, इस पत्ते को देखिए, इसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये क्या है, शरीफे का पौधा, क्या है, शरीफे का पौधा। किस किस ने शरीफा फल खाया है ये बताइए। शरीफा फल बहुत बेहतरीन मीठा रहता है ना, उसको किस किस ने खाया है शरीफे फल, यहाँ देखिए। उस
1970 का दशक है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास में संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूनों में उनके संबंध में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इस नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारियां किस तरह देखिए किस इस तरह की जानकारियां किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। समझिए फ्रेंड्स यहाँ चीजों को। जब शरीफा जैसे फल जब अंग्रेजों ने देखा तो क्या किया गया, उनके नमूनों को रखा गया, उनके चित्रों को बनवाकर संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए। और इसका आप रख के क्या आप उपनिवेशवाद के बारे में समझ सकेंगे कि किस तरह वे यहाँ आए और यहाँ के फलों को भी आप वो संग्रह कर रहे हैं और यहाँ से वो कुछ चीजें ले जाना चाहते हैं, वो आप यहाँ सीखते हैं। वहां से कुछ चीजें आई और यहाँ से कुछ चीजें जा रही, ठीक है। लेकिन ये जोर जबरदस्ती के कारण ये उपनिवेशवाद कहलाता है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलिए, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। आप समझिए सर्वेक्षण कराना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपको पता रहेगा कि सर्वेक्षणों कराया जाएगा तभी तो आप जाति का पता लगा पाएंगे, जनसंख्या का पता लगा पाएंगे और अनेक चीजें लगा पाएंगे, ठीक है। तो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, इस टाइम पीरियड में सर्वेक्षण का क्या महत्व था आप समझिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षणों का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। जो औपनिवेशिक शासन टाइम पीरियड था उस वक्त सर्वेक्षण किए जाने लगे क्षेत्रों में। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। सर्वेक्षण का अर्थात होता है किसी देश में जाकर उसके बारे में पूछताछ करना और उनकी आम जनताओं का राय और उस विचार उसको लेकर नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे हैं कि इनका क्या विश्वास था। इनका विश्वास था कि किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश को जानना जरूरी है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, आपको पता होगा, गीता और विभिन्न विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को क्या किया गया, अपने भाषा में इन्होंने ये क्या किया, इसको ये ट्रांसलेट करना शुरू किया, यहाँ के धर्म को जाना, है ना। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार किया। नक्शे को तैयार करने में किसकी भूमिका थी, ये आप बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करिए अगर आपने पढ़ रखा है तो। नक्शे को बनाने में कौन से थे, उनका नाम क्या था, यहाँ देखिए। नक्शा तैयार कराने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण कराने लगे, है ना। गांव में राजस्व सर्वेक्षण कराए गए, राजस्व सर्वेक्षण विलेज में कराने लगे। इस सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के स्थानीय इतिहासों और वह फसलों का पता लगाना लगा। इसीलिए आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, शरीफा का भी पता लगाया गया है ताकि वहां की मिट्टी की गुणवत्ता, वहां किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, धरती की सतह कैसी है, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का एक ब्यौरा तैयार हो ताकि उस देश को और अच्छे से समझ पाए, है ना, क्या महत्व है उन चीजों को देख पाए। स्थानीय इतिहास, इस इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता है। कुछ स्थानीय इतिहास, कुछ वहाँ के जो फेमस कहानियां हैं उसे पता लगाया जाता है, वहाँ के फसलों को देखा जाता है ताकि आप वहाँ के बारे में और अच्छा तरीका से जान पाए, ठीक है गाइस। जैसे आप अगर यूपीएससी को देते हैं तो यूपीएससी का पीवाईक्यूज आप देखते हैं ना फ्रेंड्स, पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज पता रहेगा तब ना आप यूपीएससी को पता कर पाएंगे। तो आप जाइए उसका प्लेलिस्ट में जाके देखिए सारी चीजों को। इसी तरह भारत को शासन करना, भारत पे तो भारत को जानना आवश्यक है, ठीक है। गांधी जी ने भी अपने वस्त्र इसलिए आधा उतार दिए थे कि शरीर के ऊपर का वस्त्र नहीं पहनेंगे। आप देखे होंगे वो फ्रेंड्स, उनका चित्र हमेशा वो शरीर के ऊपर के वस्त्र को त्याग दिए है, क्योंकि वो गहराई से भारत के लोगों को देखा है ना। यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है तो यहाँ के लोगों को जानना पड़ेगा। तो यहाँ के लोग उस टाइम पीरियड में नहीं पहनते थे फ्रेंड्स। आपको देख के चित्रों को देखिए, आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत सारे लोग को कपड़ा ऊपर का नहीं था, तो उस वजह से यहाँ के लोग, यहाँ के गांधी जी आके ये किए थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जिस देश को आपको संभालना है उसके बारे में आप पढ़िए, इंटरेस्ट जगाइए फ्रेंड्स। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था, है ना। कि किसी अंग्रेजों की राय में क्या था कि किसी भी इलाके को शासन अगर चलाना है तो वहाँ की सारी जानकारी, वहाँ की मान्यताएं, वहाँ की फसलें, उन सबको जानना जरूरी है। अगर आप एक लीडर उभर के आता है, इसीलिए जाति राजनीति चलती है, इसलिए क्योंकि आप उस क्षेत्र के बारे में जानिए, आप उभर कर आइए सामने और उन क्षेत्रों के बारे में बताइए, आप वहां जरूर सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए वे लोग विश्वास करते हैं अपने जातियों को, और जाति जनगणना और जातीय ये चुनाव होते हैं कहीं कहीं क्षेत्रों में, ठीक है। तो गलत है इसलिए क्योंकि आप अंग्रेजों से ये चीज सीखिए कि किसी भी इलाके के बारे में अगर जानना है तो वहां का सारी बातें जानिए, तब जाके वहां पे आप शासन कर पाएंगे। यहाँ देखिए 19वीं सदी के आखिरी से हम हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। तो 19 सेंचुरी के लास्ट आते तक हर 10 साल में क्या होने लगा, जनगणना। आज भी ये चीजें चलती है। कोरोना के कारण 2021 में नहीं हो पाया फ्रेंड्स, 2021 में। अब बताइए कि 2021 2011 में हुई थी ना फ्रेंड, 2011 में, इस लिहाज से 10 साल बाद 2021 में होना था। तो 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, और अब इसका जनगणना कब होगा ये डेट आप लोग कमेंट करिए। और क्या जातीय जनगणना सही है या नहीं आप ये बताइए, क्योंकि जातीय जनगणना भी अब होने लगा है।
यहाँ देखिए, जनगणना जनगणना होकर कब 10 साल में, आपको पता है यहीं से शुरुआत हुआ है ना, अंग्रेजों ने ही शुरुआत की। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने कितना डाटास को लेना शुरू किया, क्योंकि इलाकों को समझना कि कितने लोग हैं, क्या है, इनको समझना बहुत ही ये जरूरी था, क्योंकि यहाँ शासन करना था। तो ये चीज सीखिए, किसी भी देश में वहाँ की जनगणना, वहाँ के प्रमुख फसलें, वहाँ के बारे में आप जानिए, वहाँ की भाषाएं, वहाँ के लोगों को, तब जाके आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, देखिए जातिगत जनगणना भी होने लगी, संख्या का पता चला, इलाके और व्यवसाय है ना, व्यवसायों का पता चला, आर्थिक स्थिति लोगों की पता चली, है ना, और इलाके पे पता चलेगी कौन से इलाके में कितने लोग रहते हैं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसलिए जनगणना आवश्यक है। आपको अगर कहीं फैक्ट पूछा जाए कि जनगणना के संदर्भ में क्वेश्चन, तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों की सदी में 19th सेंचुरी के आखिरी पीरियड में ये 10 साल में ये जनगणना शुरू हो गई। करंट अफेयर्स आप जोड़िए कि 2021 में कुछ कारणों से नहीं हो पाई, इसकी वजह से इस डेट को होगी। आप देखिए उसको और कमेंट करिए, और इससे क्या क्या फायदा होता है, संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और आदि दूसरे सर्वेक्षण भी कराए गए। आपको पता होगा कि अनेक अनेक वनस्पतियों के बारे में जानने के लिए, मानव के बारे में जानने के लिए, वनों के बारे में, पुरातात्विक चीजों के बारे में और वैज्ञानिक चीजों के बारे में जानने के लिए सर्वेक्षण कराए जाने लगे। एक बात मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मोदी जी ने हाल ही में इकोनॉमी से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ, इकोनॉमी से रिलेटेड एक चीज बता रहा हूँ कि मोदी जी ने, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कमेंट किया था कि भारत में ट्रैक्टर बहुत ज्यादा बिक रहा है, और इससे यह पता चलता है कि हमारा देश ग्रो कर रहा है इकोनॉमी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत कोई ने इन चीज को ये चीज सीरियस नहीं लिया और बोला कि ट्रैक्टर बिकने से कैसे हमारा देश ग्रो कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, फैक्ट्स जब आए हमारे, जैसे कि यहाँ जनगणना हुई फ्रेंड्स, उसी टाइप से चीजों के बिकने की भी ये होती है, फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो उन फैक्ट्स से पता चलता है कि जो ये चीजें आप लोग इकोनॉमी में समझ पाएंगे कि कैसे ट्रैक्टर के बिकने से ये आपको, देखिए ट्रैक्टर से आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे, ट्रैक्टर क्या है कि एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिससे कि आर्थिक प्रगति होती है, किसान उससे पैसे कमाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो ऐसा नहीं कि घर बैठा है, जैसे कि कोई आपने गाड़ी खरीदा और आपने वो घर पे रख दिया और उससे कुछ भी आय नहीं आ रही है, तो आपकी परिसंपत्ति हो गई। क्या पढ़ी इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते, परिसंपत्ति हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर वो गाड़ी आपने क्या किया कि भाड़े पे लगा दिया, जैसे ट्रैक्टर है, ये चीजें, तो इससे आपको आय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आय, आपका आय इंक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज क्या है, आपका इकोनॉमी में ग्रोथ लाएगा। क्या लाएगा? ग्रोथ लाएगा। इसीलिए इकोनॉमी में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, आपको पता होगा ये चीजें। जैसे यहाँ देखिए, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता, क्या देखिए फ्रेंड्स, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है ना फ्रेंड्स, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, जो रिकॉर्ड्स बचाए जाते हैं उससे क्या नहीं पता चलता, इसके बारे में समझिए। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार को हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जो ये रिकॉर्ड्स आते हैं, इससे इनसे हम लोग बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, उस टाइम पीरियड की इकोनॉमी, आप राजनीति, अर्थव्यवस्था और वहाँ की सोसाइटी क्या बदलाव हुए, ये सब हम लोग जानते हैं। फिर भी इन इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे सरकारी जो आंकड़े हैं, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, इसमें इन इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों के लिए बचा रखना चाहते थे। तो आप समझ रहे फ्रेंड्स कि वो जो रिकॉर्ड्स है, उन्हीं बातों को होगा जो उस वक्त के सरकारी अफसर उनको महत्व देते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इससे आप ये समझ पाएंगे कि उनके इंटरेस्ट क्या थी, दिलचस्पियां क्या थी चीजों में। ठीक है, लेकिन ये आप नहीं समझ पाएंगे कि दूसरे देशों का, यहाँ समझिए फ्रेंड्स, दूसरे लोगों का, है ना, दूसरे समूहों का उनकी कार्रवाइयां की क्या वजहें रही होगी, कि क्या किन वजहों से ये कार्रवाइयां की गई। इन बातों को जानने के लिए हमें और कहीं देखना होगा। हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सारी रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित हो जाता है। आप क्या करिए, सरकारी फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन अन्य लोग क्या सोचते थे, ऐसा फैक्ट्स आपको बहुत कम मिलेगा। जैसे कि कुछ व्यक्तिगत स्रोतों से इतिहास लिखना बहुत कम है, लेकिन हम सरकारी आंकड़ों को आसानी से खोज पाते, इसलिए इसे लेते हैं। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, जैसे ये क्या है, व्यक्तिगत चीजें हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्रोत है। हाँ, हम क्या क्या कर सकते हैं, लोगों की डायरियां लिख सकते हैं, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है।
ये व्यक्तिगत स्रोत है। क्या फ्रेंड्स, ये व्यक्तिगत स्पेक्ट्रम में हम लोग डिटेल्स इसमें पढ़ते हैं कि ये व्यक्तिगत स्रोत है। इसमें क्या क्या आ जाता है, आत्मकथाएं आ जाता है, डायरियां आ जाती है, पुस्तिकाएं जो बिकते हैं वो सब आ जाते हैं। समझ रहे फ्रेंड्स। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। तो ये जो अखबार है, ये भी अखबार भी ये स्रोत का काम करता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, किसी भी टाइम पीरियड को समझना है, उसके इतिहास को समझना है, तो उस टाइम पीरियड का न्यूज़पेपर आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए तो आपको उस टाइम का एकदम सामाजिक ब्यौरा मिल जाएगा कि उस टाइम कैसा था। अगर आपको बोल दूं कि कोरोना टाइम में क्या समाज की स्थिति थी, तो उस टाइम का आप न्यूज़पेपर निकालिए नेट से और उसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि क्या उस समय हम लोग बीत रहे थे। हालांकि हम लोगों ने उसे खुद फेस किया है, तो हमें ये चीजें पता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, तो न्यूज़पेपर जब छपने लगी तो इस वजह से ये न्यूज़पेपर भी स्रोत का काम करेगा। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, है ना, लिखा। कवियों ने उपन्यासकारों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। उस टाइम के कवियों द्वारा लिखे गए उपन्यासों, छोटी कहानियों, कविताओं को पढ़िए। अब देशभक्ति से ओत-प्रोत कहानियां भी उस टाइम बहुत प्रसिद्ध हुए थे। प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे, प्रेमचंद है ना, प्रेमचंद। तो उन्होंने क्या किया, प्रेमचंद की जो कहानियां उन्होंने देश के ग्रामीण समाज को और वास्तविकताओं को लाया, सामने उजागर किया। ठीक है फ्रेंड्स। अखबार पढ़ते हैं तो वहां के लोगों को पता चलता है। और कुछ नेताओं द्वारा कुछ लेख लिखे गए, वो भी बहुत ज्यादा इतिहास के स्रोत बनते हैं। आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़े ना, आधुनिक भारत के, आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। अब बताइए फ्रेंड्स कि ये जो चीजें थी वो कौन लोग लिख रहे हैं, वे सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही लिख रहे हैं। और उन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इससे हमें यह नहीं पता लगा सकते कि आदिवासियों, किसानों, खदानों में काम करने वाले मजदूरों, सड़कों की जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव से गुजर रहे थे। तो आप अगर इन चीजों को पढ़ेंगे तो ये सिर्फ पढ़े लिखे समुदायों ने, अखबार कौन पढ़ता है फ्रेंड्स, जो पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर कोई, आप समझिए कि जो ठेला में ये चीजें बेचता है, आप सड़क किनारे देखते हैं, या फिर कुछ मोची हैं जो काम करते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, जो उतने पढ़ने के काबिल नहीं है, तो ये पढ़े लिखे समाज नहीं है, तो उनके मनोदशाओं को समझने के लिए उस वक्त के हम कैसे इतिहास को पढ़ेंगे। और आपको पता है कि सिर्फ कुलीन वर्गों के इतिहास को पढ़ लेना, इतिहास लेखन ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि वो उचित इतिहास लेखन होगा। क्योंकि उस वक्त ग्रामीण संप्रदाय में ग्रामीणों के क्या मनोदशा था, वहां के समाज का क्या था, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के लोग क्या थे, उनके बारे में पढ़ना है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इन किताबों में आगे बढ़ेंगे, आपको यह भी बात समझ आने लगेगी। तो थोड़ा सा आप और कोशिश करेंगे चीजों को समझने का, और इस किताब को आप आगे रेगुलर मेरे वीडियोस के साथ देखते रहेंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि उन लोगों के समाज को समझने के लिए हम लोग किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स आइए, कुछ चीजें अभी भी बाकी है, इन चीजों को देखिए। यूपीएससी इन सब ब्रैकेट से आपको ये चीज पूछती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ देखिए गतिविधियां कहा गया कि स्रोत 1 और स्रोत 2 को देखिए। क्या आपको प्रतिवेदनाओं के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है, बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है ना। स्रोत 1 और स्रोत 2 देखिए फ्रेंड्स, स्रोत 1 और स्रोत 2 आप जाके वो देखिए, एनसीईआरटी आपके पास है तो फ्रेंड्स। आइए इन चित्रों को भी देखते हैं आगे क्या ये बताया जा रहा है। आप इस चित्र को देख पा रहे फ्रेंड्स, इसको देखिए, इसके बारे में थोड़ा समझिए। बंगाल में मानचित्रण का और सर्वेक्षण कार्य चल रहा था। ठीक है, जो मानचित्र का कार्य है ये बंगाल में चल रहा था और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था। जेम्स प्रिंसेप, आपने नाम पढ़ा, इनका नाम जरूर याद रखिए। जेम्स प्रिंसेप से काफी क्वेश्चन आया है। ऊपर में मैंने जो जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताया उसको आपने लिखे होंगे, मैंने उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं लिखे तो वापस से वीडियो बैक चाहिए और उन चीजों को समझिए और उन चीजों को अपने शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में लिखिए उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको काम आएगा। ये 1832 का चीज है, इसको समझिए ध्यान से। देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाली सारे उपकरणों के को चित्र से अलग अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर देना चाहते हैं। तो इसमें जो उपकरण है उसको अगले चित्र में बताया गया है। यहाँ देखिए सर्वेक्षण चल रहा है मानचित्रण को, तो यहाँ कुछ उपकरण आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये उपकरण जो आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, इस पर चित्रकार बहुत ज्यादा जोर देना चाहता है। ये उपकरण देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया गया कुछ चीजें। ये क्या है, 1857 में विद्रोह। क्या है फ्रेंड्स, 1857 में विद्रोह, ये हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये यूपीएससी का फेवरेट है, ब्रैकेट से पूछता है इसलिए आपको पढ़ना है। इंसानों के खाने के लायक नहीं। ठीक है, ये एक टॉपिक दिया गया है। ये क्या है, स्रोत 2। आपको ये स्रोत 2 और स्रोत 1 ऊपर में फ्रेंड्स उसको देखने के लिए कहा गया है। यहाँ देखिए स्रोत 1 हमने पढ़ा, यहाँ देखिए स्रोत
एक, यहाँ देखिए स्रोत एक, कि गृह विभागों को भेजी गई रिपोर्ट, ये गृह विभाग को कैसे रिपोर्ट भेजे थे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हर जगह नौसैनिक सैनिक तैनात हैं और सभी तरह से सुरक्षा को बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग पढ़े। और ये चित्र स्रोत 2 है, इसमें क्या कहा गया कि इंसानों के खाने के लायक नहीं, क्या अखबारों में देश, यहाँ देखिए फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए इन चीजों को, अखबारों में देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुए पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। तो इन चित्रों में क्या किया गया है कि आपको एक हड़ताल का दिखाया गया है। ये टाइम पीरियड देख रहे हैं 1946 का है, ऊपर में भी जो चीजें थी वो भी 1946 की थी, ठीक है, सैनिक वाला, नौ सैनिक वाला, और यहाँ पे पुलिस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसको तुलना करना है, यहाँ ऊपर नीचे दिया गया है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाली घटिया भोजन के खिलाफ खाने का इनकार कर दिया। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि पुलिस कई संवेदनशील क्षेत्रों में जाके काम करती है फ्रेंड्स। अगर आप बताइए कि आप इतने चीजों को, अगर आपको पता है कि एक दिन के लिए भी पुलिस अगर हटा दिया जाए देश से तो आप बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे चीजों को, और इसलिए आपको विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए उन संवेदी पुलिस जो वहां पे काम कर रहे कुछ क्षेत्रों में जहां पर अच्छे से भोजन ना मिल पाए, घटिया भोजन दिया जाए, तो उन चीजों का विद्रोह होगा कि नहीं फ्रेंड्स। आप आमतौर पर देखते हैं पहाड़ी इलाकों में पुलिस लोग बहुत ही बेसिक खाना खा के गुजारा करते हैं, आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। पुलिस के लिए आप लोग को इज्जत लाना होगा मन में, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पुलिस का जो विचारधारा बनाया गया समाज में वैसा पुलिस है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको देखना होगा इन चीजों को, कितनी मेहनत से वो चीजें काम करते हैं। अगर हटा दिया जाए पुलिस को एक दिन के लिए, आप सोचिए कि कितना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइसेंस की रसोई से हमारे लिए जो भोजन खाने आता है, भोजन जो खाने के लिए आता है, वह कोई इंसान नहीं खा सकता। आप समझिए फ्रेंड्स, इतने घटिया भोजन जो कोई इंसान खा ही नहीं सकता, ऐसे भोजन दे के आप उससे सरवाइव कैसे करेंगे फ्रेंड्स। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। अगर वो रोटी और जानवरों को दिया जाए तो वो भी नहीं खाएगा, ये बताना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। आप समझिए कि इस टाइम पीरियड में जो 19 मार्च 1946 का टाइम पीरियड है, सरकार किस तरह से अंग्रेजों को पुलिसों को खाना से ये किया जाता था, आप समझिए फ्रेंड्स। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, आइए कल्पना करें, ये थोड़ा देखिए, आप ये सब करिए, कल्पना करें कि कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप एक इतिहासकार है, हिस्टोरी लिख रहे हैं, आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, हिस्टोरियन है आप। क्या आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आजादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए, ठीक है फ्रेंड्स, और इस जानकारी को ढूंढने के लिए विभिन्न तरीकों की सूची बनाए, तो आप क्या करिएगा बताइए फ्रेंड्स। आपने जैसे ऊपर देखा कि सभी वनस्पतियों, सभी जानवरों और सभी कृषि वैज्ञानिक पद्धतियों को आपने एक ब्यौरा लिखा है ना, ऊपर में देखा ना, ये चीजें जरूरी है। तो आप जनजातियों का क्या, विशेष आदिवासी कुछ इलाकों में वहां पे कृषि में क्या इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड में बदलाव आए, आपको कैसे लिखेंगे, ये आपको बताइए, चर्चा करिए, खुद से सोचिए फ्रेंड्स ये चीजें, ठीक है। एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करिए। आइए ये चित्र आप देखिए, ये है आपको 18, यहाँ देखिए 1857 का विद्रोह, चित्र 7 है फ्रेंड्स, ये लास्ट चित्र है, इसको आप देखिए पहले, ठीक है। ये चीजें दिख रही है आपको फ्रेंड्स अच्छे से, आप यहाँ पे एनालाइज करिए चीजों को, देख के पॉज करिए वीडियोस को, आप ये सब चित्रों को देखिए, इन औजारों को देखिए, इन चीजों को देखिए, है ना फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, आइए तस्वीरों को बहुत, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए ना, तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आप जब तस्वीर खींचते हैं फ्रेंड्स, कोई पिक्चर रहता है तो आप उसको ध्यान से देखते हैं ना फ्रेंड्स, ये बता रहा है, ये ज्ञान दे रहा है आपको, तो आप ये लीजिए ताकि आप सिविल सेवा में आपको बहुत हेल्प होगा। जो भी आप तस्वीर देखें तो आपको हमेशा बहुत ध्यान से देखना है, बेसिक नजर रख के। उनसे हमें चित्रकार की सोच के पता चलता है। जब आप चित्रकार का सोच पता करना चाहते हैं तो चित्रों को देखिए आप, बेसिक चीजें, वो चित्रकार का सोच आपको पता चल जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। जो बागी सिपाही हैं वो एक लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम। इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे, 1857 के बारे में हम लोग 5 में पढ़ेंगे। वेट करिए आप फ्रेंड्स, आगे सारी चीजें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पर आप समझिए कि ये जो चित्र है, इसमें जो संघर्ष दिखाया जा रहा है, विरोध दिखाया जा रहा है, अंग्रेजों का जो चित्रकार था वो मानता था, इस चित्र से आपको झलक आएगा कि जो बागी सिपाही है वो लूट खसोट में लगे हुए हैं। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि उस वक्त भुखमरी की जो हालत थी उसे भी आप समझिए कि जो लोग थे वो यहाँ
इस कदर लूटे गए हमारे लोग कि हमारे ही लोग द्वारा वहां पे लूट खसोट हो रहा है, और इन विद्रोहों को लूट खसोट के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है फ्रेंड्स, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये किया। ठीक है, आइए यहाँ कुछ फ्रेंड्स उत्तर दिए हुए, इसको समझिए। जेम्स, यहाँ देखिए फिर से याद करें और बताएं, आप कोशिश करिए है ना, सही या गलत बताएं कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 काल में खंडों में बांटा था कि नहीं। यस, बांटा था, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए सरकारी दस्तावेजों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे, आम लोग क्या सोचते थे, ये चीजें हम लोग को समझ नहीं आती है फ्रेंड्स सरकारी दस्तावेजों से। वहां पे हमें सिर्फ सरकारी दस्तावेजों की चीज मिलती है। आम लोगों के लिए जानना है तो हमें व्यक्तिगत चीजों को समझना होगा, आपने पढ़ा ऊपर। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह का शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण आवश्यक है। यस फ्रेंड्स, सर्वेक्षणों पर उन्होंने बहुत बल दिया, वनस्पति के सर्वेक्षण, ग्रामीण भूमि के सर्वेक्षण, कृषि के सर्वेक्षण, अन्य कई तरह के सर्वेक्षणों को कराया गया ताकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं शासन करना है वहां के बारे में हम लोग खोज पाए। यहाँ देखिए जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या, आप बताइए। हमने सोच ऊपर पढ़ा कि जातिगत बात तरीके से बांट देने से अन्य जातियों और अन्य वर्गों का सोच आप नहीं देख पाएंगे, और ये ऐतिहासिक तरीका गलत है फ्रेंड्स जो जेम्स मिल ने बांटा था। तो जेम्स मिल का संबंध क्या है, प्री के हिसाब से अगर पूछा जाए तो जेम्स मिल का संबंध भारतीय इतिहास को कालखंडों में बांटने का, और भी किस तरह, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, ये 3 खंड। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों की किस तरह सुरक्षित रखा, आपको बताइए कि हर एक कार्यालय में क्या किया गया, एक कार्यालय रूम बना दिया गया फ्रेंड्स, ताकि वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखा जाए, है ना। ये सब आप सोचिए फ्रेंड्स ताकि आप आंसर राइटिंग कर पाए। देखिए इतिहास पुराने अखबारों से जानकारी जुटाने व पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी किस तरह अलग हो जाती है। देखिए पुलिस की जो है रिपोर्ट, वो पुलिस के कार्यवाहियों को लिखा जाता है, अखबार में क्या है कि वो दैनिक जीवन समाज के बारे में लिखा जाता है, तो ये अलग हो जाते हैं फ्रेंड्स। और आप न्यूज़पेपर्स को पूरी तरह से आप प्योर नहीं मान सकते पुलिसों द्वारा, तो जो कि ये सरकारी रिपोर्ट्स है, तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़िए फ्रेंड्स, ये करके देखिए, यहाँ पर आप ये सब चीजों को खुद से पढ़िए और ये सबको ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। हम लोग क्या कर दिए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे फ्रेंड्स। थोड़ी सी वीडियो लंबी गई, पर क्या है कि चैप्टर 1 जो है हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इस तरह थोड़ा आप पेशेंस बना के रखिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स थोड़ा हैबिट बनाइए मेरे साथ पढ़ने का, है ना। मैं बहुत लंबी क्लासेस लेता हूं, पर अभी कुछ कारणों से मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप उस हैबिट में आ पाए और उन चीजों को समझिए। एनसीईआरटी बहुत बेसिक चीजें हैं, एक मनुष्य बहुत लंबा बैठेगा पढ़ने के लिए, मैं समझ सकता हूँ कि इन बेसिक चीजों पर सोचना आवश्यक है, क्योंकि आपने अपने काल में पढ़ चुका है ये चीजें। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना नहीं है, इस पर आपको फिर से एक रिविजन के तौर पर आपको सोचना है। और कौन सा एंगल लगाना, यूपीएससी का एंगल, है ना। यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन इससे बन पाएंगे, क्या हम जेम्स मिल का इस्तेमाल कहाँ पे कर पाएंगे पीटी और मेंस में, तो इस लिहाज से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, आपको हेल्प हो रही कि नहीं कमेंट करिए, है ना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।